हेलो दोस्तों, इंस्पायर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल धाकड़ आप सभी का क्या करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन और वेलकम करता हूँ। जैसा कि हम चल रहे थे कहाँ 10th साइंस की क्लास चल रही थी, आरबीएससी हो या सीबीएसई दोनों मीडियम्स के लिए यूज़फुल है। आज का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, उस फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है वो क्या है कि रासायनिक समीकरण को लिखने के जो तरीके हैं उन तरीकों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो टॉपिक क्या है? रासायनिक समीकरण लिखने के तरीके क्या हैं? रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। अरे तुम सोच रहे होंगे हमें तो आता है, अरे आने में तो सबको आता है, लेकिन कुछ ऐसा है जो किसी को नहीं आता है। वो जो नहीं आता वही तो पढ़ना है। तो देखते हैं क्या है टॉपिक। मेथड ऑफ राइटिंग केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन लिखने का इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन लिखने का नहीं करते अपन। मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन केमिकल ऑफ केमिकल इक्वेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन। इसमें देखना रूल नंबर फर्स्ट मैंने पहले समझाया था कि आपके पास जो क्रिया कारक है या उत्पाद है, उस क्रिया कारक को हम किस साइड लिखते हैं? हमेशा बाएं साइड लिखा जाता है। तो क्या लिखेंगे? क्रिया कारक को रासायनिक समीकरण लिखते समय, रासायनिक समीकरण लिखते समय बाईं ओर तथा उत्पाद को दाईं ओर लिखकर उनके मध्य क्रियाकारक से उत्पाद की ओर, क्रियाकारक से उनके मध्य क्रियाकारक लिखकर क्रियाकारक को रासायनिक समीकरण लिखते समय बाईं ओर और उत्पाद को दाईं ओर लिखकर उनके मध्य क्रियाकारक से उत्पाद की ओर तीर का चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। मतलब उनके मध्य काय का चिन्ह आएगा, तीर का चिन्ह लगाकर लिखा जाता है। अर्थात क्या लिखूंगा मैं? क्रियाकारक टेंड्स टू उत्पाद, मतलब रिएक्टेंट टेंड्स टू प्रोडक्ट। इंग्लिश में यदि इसको लिखा जाए कि व्हेन वी रिटर्न अ केमिकल इक्वेशन, देन तब जब हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं, देन रिएक्टेंट इज शिफ्टेड
एट लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट इज शिफ्टेड राइट साइड इन एंड बिटवीन बोथ अ सिंगल एरो साइन इज रिप्रेजेंटेड। मतलब दोनों के मध्य क्या लगाया जाता है, सिंगल एरो का चिन्ह लगाया जाता है। यदि इंग्लिश में इसको लिखना है तो क्या लिखूंगा मैं, इनिशियली, सबसे पहले इनिशियली वी राइट, हम लिखते हैं, वी राइट रिएक्टेंट एट लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट एट राइट साइड। इनिशियली वी राइट मतलब हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट एट लेफ्ट साइड एंड, उत्पाद को दाईं ओर, प्रोडक्ट एट राइट साइड एंड राइट साइड एंड आफ्टर दैट, इसके बाद, एंड आफ्टर दैट we take arrow sign between both, दोनों के मध्य, between both two direction, between both two direction, reactant to प्रोडक्ट। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की साइड क्या कर देते हैं, डायरेक्शन में क्या लगा देते हैं, चिन्ह लगा देते हैं। रूल नंबर 2, तो रूल नंबर 2 क्या बोलता है अब, कि यदि क्रियाकारक या उत्पाद 2 या 2 से अधिक हो तो उनके मध्य चिन्ह का लगाते हैं, प्लस का लगा देते हैं। यदि क्रियाकारक या उत्पाद 2 से अधिक हो, यदि क्रियाकारक या उत्पाद 2 से अधिक हो तो उनके मध्य पॉजिटिव प्लस धन चिन्ह, उनके मध्य धन चिन्ह लगाया जाता है। क्या करेंगे कि हमारे पास ए है, बी है, जब एक से ज़्यादा होते हैं तो हम क्या कर देते हैं, उनके बिटवीन क्या लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं। इफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर 2 or more than 2 और मोर देन 2 मतलब 2 या 2 से ज़्यादा, मोर देन 2, देन वी एड प्लस सिंबल बिटवीन देम, तो हम उनके मध्य क्या लगा देते हैं, प्लस का क्या लगा देते हैं, सिंबल लगा देते हैं। प्लस का क्या लगा देंगे हम, उनके मध्य प्लस का सिंबल लगा देते हैं, बिटवीन देम। अगला जो रूल है, रूल नंबर 3, दो रूल हो गए। रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि क्रियाकारक अथवा उत्पादों की भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए
इनके अणुओं या सूत्रों के नीचे छोटे ब्रैकेट में उनकी भौतिक अवस्था को लिखा जाता है। आप खुद बना के लिख देना, मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कार्बन और ऑक्सीजन है तो इनकी हमें क्या लिखनी है, भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट लिखनी है। ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है। तो हम क्या करते हैं कि वी रिप्रेजेंट अ फिजिकल स्टेट ऑफ अ पर मैटर या पर सब्सटेंस इन अ स्मॉल ब्रैकेट एट द बॉटम ऑफ एटम, एट द बॉटम ऑफ एटम। तो हम क्या करते हैं कि यदि हमारे पास कंपाउंड कैसा है, सॉलिड है, ठोस है, तो हम क्या लिखेंगे, एस। कंपाउंड कैसा है, द्रव है, लिक्विड है, कैसा है, लिक्विड, तो क्या लिखेंगे, एल। कंपाउंड कैसा है, गैस है, तो जी लिखते हैं, गैस का क्या आ जाता है, जी। और यदि कंपाउंड कैसा है, एक्वस है, कैसा है, एक्वस है, दैट मीन्स कैसा है, जलीय है, तो हम क्या लिख देते हैं, ए क्यू। ये ध्यान रखना है आपको कि यदि जलीय है तो ए क्यू, ये है तो ये। तो हमारे पास 3 रूल हो गए। फर्स्ट रूल क्या देखा हमने कि यदि हमारे पास क्या है, क्रिया कारक को लेफ्ट साइड और प्रोडक्ट को राइट साइड और बीच में क्या लगाया जाता है, एरो का चिन्ह लगाया जाता है। रूल नंबर 2 क्या बोला गया कि यदि एक से ज़्यादा हैं या फिर 2 या 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो या फिर कितने हो, 2 और मोर देन 2 हो, तो उनके बीच में एड का चिन्ह लगाया जाता है। और यदि सॉलिड है तो छोटे कोष्टक में एस, लिक्विड है तो एल, और यदि गैस है तो जी, और यदि जलीय विलयन है तो हम क्या लिख देते हैं, ए क्यू लिख देते हैं। ये हमारे रूल्स हैं। इन रूल्स को अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला रूल जो आएगा, रूल नंबर 4, उस पर चलते हैं। तो जो रूल नंबर 4 है, वो रूल नंबर 4 क्या बोलता है, तो चलते हैं हम अगले रूल पर। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या बोलता है कि यदि कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में आउट हो रहा है, यदि कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में बाहर निकल रहा है, जैसे कि आपको पता है, क्या पता है कि जब भी किसी भी धातु को क्या किया जाता है, क्या किया जाता है धातु को, जैसे मैंने क्या किया, जिंक सॉलिड था, रिएक्शन करवाई H2O के साथ, किसके साथ रिएक्शन कराऊंगा मैं, H2O के साथ। तो जिंक ऑक्साइड, जिंक का क्या बनेगा, ऑक्साइड, और साथ में क्या निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। मतलब जब कोई गैस निकलती है तो गैस को हम प्रोडक्ट के रूप में, जब गैस निकलती है तो उसे कैसे लिखते हैं, एरो सिंबल के साथ लिखा जाता है। जब मैंने BaCl2 की रिएक्शन किसके साथ करवाई, H2SO4 के साथ कराऊंगा, तो क्या बनेगा, BaSO4 और साथ में HCl बनता है। क्या बनता है, HCl। BSO4 क्या निकलता है यहाँ पर, जो आपके पास पात्र का पेंदा है उसके तल में बैठ जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यदि आपको क्या मिलता है, अवक्षेप मिलता है। अवक्षेप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिसिपाइट। यदि आपको मिलता है तो उसे हम डाउन एरो से लिखते हैं, प्रोडक्ट। बाकायदा क्या होना चाहिए, ये प्रोडक्ट होना चाहिए, उत्पाद की साइड लगेगा।
और यदि हमें कैसा मिलता है, गैसीय मिलता है, मतलब गैस मिलती है, तो हम उसको अबव एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगला रोल नंबर 4 है। फिर है रोल नंबर 5 की हम बात करते हैं कि रोल नंबर 5 क्या है। तो रूल 4 आपको समझ में आया कि यदि अवक्षेप है तो डाउन एरो, और यदि गैस है तो अप एरो के द्वारा उसको प्रदर्शित किया जाता है। अगला जो रूल है वो रूल किसके लिए है? दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, एक होती है ऊष्माक्षेपी और एक होती है ऊष्माशोषी। यदि अभिक्रिया कैसी है? ऊष्माक्षेपी है, मतलब आपके एनर्जी क्या हो रही है? आउट हो रही है। तो एनर्जी क्या हो रही है? आउट हो रही है। तो डेफिनेटली एनर्जी हमें प्रोडक्ट के रूप में मिल रही है। तो प्रोडक्ट के साथ क्या करते हैं, उसको प्लस चिन्ह के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन जब ऊष्मा शोषी होती है तो प्रोडक्ट के साथ उसे माइनस चिन्ह के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यही क्या थे? हमारे रूल थे। अगला जो रूल है, रूल नंबर 6 है, वह रूल क्या बोलता है कि हमारे पास जो समीकरण है उस समीकरण में क्या होनी चाहिए? संतुलित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? संतुलित। जैसे मैंने लिखा N2 प्लस H2 बराबर क्या बनता है? NH3 बनता है। बराबर क्या बनता है? NH3 बनता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर 1 है। तो इस प्रकार की जो समीकरण संतुलित नहीं होती उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। और जब समीकरण को संतुलित कर दिया जाता है N2 प्लस 3H2 टेंस टू 2NH3, तो फिर इसे क्या बोलते हैं? संतुलित समीकरण। मतलब क्रियाकारक और उत्पाद में अणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर, उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। रूल नंबर 6 के बाद 7 क्या बोलता है कि जब भी हम कोई क्या करेंगे, हमारे पास उत्प्रेरक हो, दाब हो, ताप हो, तो इन सब को लिखने के लिए हम कहाँ लिखते हैं कि हम इन सब का रिप्रेजेंटेशन R टेंस टू P है। तो उत्प्रेरक कहाँ लिखा जाएगा? एरो पर। दाब कहाँ लिखा जाएगा? एरो पर। ताप कहाँ लिखा जाएगा? एरो पर। मतलब एरो के ऊपर अथवा नीचे क्या किया जाता है? इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। यही हमारे क्या थे? रासायनिक समीकरण को लिखने के कुछ महत्वपूर्ण तरीके थे। उन महत्वपूर्ण तरीकों के बारे में मैंने आपको बताया। तो तरीके यदि समझ में आए हो तो इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो? शेयर करो। साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको बहुत जल्दी पता हो। हालांकि आप जो हो 10th क्लास लगभग 2 साल से प्रमोट होते आ रहे हो, तो आपके लिए अब पढ़ना थोड़ा क्या हो रहा है? डाउन हो रहा है। और इसीलिए हमारी जो YouTube पर 10th की क्लास है वो फ़िलहाल 18 से 20 मिनट या आधे घंटे की रहेगी। फिर जैसे ही इसके फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, या फिर जैसे टाइम बढ़ता है तो टाइम बढ़ने के बाद इस क्लास का टाइम बढ़ाकर 1 आवर कर दिया जाएगा। उसमें आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा और मुझे भी। अब यदि मैं नया टॉपिक शुरू कर देता हूँ तो वो नया टॉपिक ख़त्म नहीं होता। तो हमें क्या करना है? पढ़ना है, लेकिन कैसे? शांति के साथ। ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद।